नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूँ अभियान के प्लेटफॉर्म पर जो मेहनत करता है आप जैसे मेहनती विद्यार्थियों के लिए। बेटा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए लघु लघुत्तरी लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न लेकर आऊंगा। तो आज बेटा समय उसी का है कि आज हम इस लेक्चर में सारे लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी और अति लघुत्तरी वाले सारे प्रश्न हम जानेंगे। और बेटा साथ ही साथ मैं नौकर के नोट्स भी लाया हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि टॉपर्स किस तरह लिखते हैं, किस तरह साफ सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, जिनके उन्हें फुल में फुल मार्क्स आते हैं। और साथ ही साथ ये जो सीरीज है बेटा ये भी चैप्टर वाइज ही रहेगी और इस चैप्टर वाइज सीरीज में हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो चैप्टर है वो है हमारा विलियन। विलियन चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस हाफ ईयरली एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा वो है अनुसंधान। वांट ऑफ घटक क्या है? क्या वांट ऑफ घटक क्या है? वांट ऑफ घटक ये होता है बेटा कि प्रेक्षित मान और गणना से प्राप्त मान का क्या होता है बेटा रेशियो। बोले तो क्या होगा? वांट ऑफ घटक आई से भी इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे है वांट ऑफ विलियन समीकरण स्थापित कीजिए। क्या करना है? वांट ऑफ विलियन समीकरण। आपको पता है पीवी पीवी बराबर एन आर टी। अब आपको पता है पी क्या है? वाष्प दाब है। ठीक है, तो वाष्प दाब को बेटा मैं पाई से भी लिख सकता हूँ, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब अपन पाई को बराबर एन आर टी बाय वी लिख सकते हैं। ठीक है, एन आर टी बाय वी। बाकी आप देख रहा है कि एन क्या है? मोल है। मोल को हम द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान में लिख सकते हैं और फिर आगे अपन सॉल्व करेंगे तो उसको अपने को पूरा का पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। और अपन जब एम को इधर ले आएंगे और पाई को इधर ले आएंगे तो पाई एम बराबर डब्ल्यू आर टी बटे पाई वी हमें मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। और आप देख रहे हैं ना बेटा कितने साफ और सुंदर राइटिंग में टॉपर ने लिखा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है मोलरता व मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अंतर स्पष्ट करना है और 2 अंकीय प्रश्न है। अब 2 अंकीय प्रश्न में आप टॉपर देखें तो 5 लिख कर आया है। 5 इसलिए लिख कर आया बेटा अगर उसके 4 में से कोई गलत भी हो जाते हैं तो वो एक जो है अगर वो सही होता है तो उसके हिसाब से आपको जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो पूरे मार्क्स देंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। आपको पता है मोललता होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल क्या होता है? मोललता होता है। और इसका उल्टा क्या होगा कि 1 लीटर में क्या 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या होगा? मोलरता होगा। ठीक है, चलिए ये क्या लिखा है? मोलरता विलय के आयन पर विचार करते हैं और मोललता विलायक के द्रव्यमान पर विचार करते हैं। ना तो ये आयतन पर चलता है और ये द्रव्यमान, यही एक मूल डिफरेंस है इसका। ठीक है, ये लिखिए मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय पदार्थों के मोलों की संख्या और मोलरता विलयन में प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, मोलरता में विलायक का भार का कोई महत्व नहीं होता है और मोलरता में विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पर जो है विलायक के द्रव्यमान या भार का कोई महत्व नहीं है और यहाँ पर विलयन में आयतन का कोई महत्व नहीं है। इस तरह आप देख सकते हैं मोलरता को बड़े एम से और मोललता को स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया है। अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बड़ा ही आसान। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन वो होते हैं जिसमें राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं और अनादर्श विलयन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर एंथैल्पी मिक्सचर का एंथैल्पी जो का मिश्रण का एंथैल्पी 0 के समान होता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होता। ये 0 अब डिपेंड करता है बेटा कि ये धनात्मक विचलन वाला विलयन है या ऋणात्मक विचलन वाला विलयन है। अब क्या बोल रहा है? आयतन परिवर्तन। यहाँ पर आयतन का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आयतन का परिवर्तन होता है।
चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है। राउट्स का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अब आपको पता है कि राउट्स लॉ ये बोलता है बेटा कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब समानुपाती होता है विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। याद रखिएगा कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही राउट्स लॉ ने दिया था। इसका गणितीय स्वरूप आपको पता है कि पी नॉट या फिर लिख सकते हैं पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स ए बराबर माफ करना प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ये आपको आता है और इसका गणितीय स्वरूप भी आपको अच्छे से आता है बेटा। ये देखिए बच्चे ने कितना क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, हर एक चीज को बेटा उसने डिनोट करके और समान तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। निम्न को परिभाषित कीजिए। समपारस्परी विलयन और अर्धपरागम्य झिल्ली को हमें परिभाषित करना है। आपको पता है पारस्परिक विलयन क्या होता है। पारस्परिक विलयन वो होता है जब दो विलयन का वाष्प दाब बराबर, जैसे मान लीजिए ये विलयन ए और ये विलयन बी, ये है ए और ये है बी, तो जब दो विलयन में क्या होगा, वाष्प दाब, दोनों विलयन का वाष्प दाब बराबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, समपारस्परिक विलयन बोलेंगे। और अर्ध परागम्य झिल्ली उसको बोलते हैं बेटा, इसको अंग्रेजी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए ये है और मैंने यहाँ पे अर्ध परागम्य झिल्ली लगा दिया तो सिर्फ और सिर्फ विलायक के मोल या विलायक के अणु, क्या सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही क्या हो सकते हैं, आर पार हो सकते हैं, उसको हम अर्ध परागम्य झिल्ली बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु पार किए जा सकते हैं ना, किसके, सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु पार किए जा सकते हैं, और वे विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है उसके समपारस्परिक विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन है जो यहाँ से पूछ लेते हैं। अपने को तो लगता है बड़ा छोटा सा है, लेकिन अगर उस वक्त भूल गया या एक दो शब्द ऊपर नीचे हो गए तो नंबर कटने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, तो सारी बातों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है और सारे क्वेश्चन को ध्यान देकर सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे क्या बोल रहा है, धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में 5 अंतर लिखिए। अब आपको पता है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या होते हैं। अनादर्श विलयन के 2 प्रकार हैं, जिसमें क्या होगा कि इन विलयनों के आंशिक वाष्प दाब का मान राउट्स के नियम द्वारा परिवर्तित मानों से अधिक होगा। कि अब राउट्स लॉ, दोनों राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, न धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। जो वाष्प दाब राउट्स लॉ से आ रहा होगा उससे ज्यादा होगा किसका, धनात्मक का, और राउट्स लॉ के वाष्प दाब से कम होगा किसका, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, इसमें मिश्रण का एंथैल्पी क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने अगेन कुछ ना कुछ गलती कर दी है। अब यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा वी आयतन, मिक्सचर का जो आयतन होगा वो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर मिक्सचर का आयतन क्या होगा, नेगेटिव, तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस बच्चे ने यहाँ पर गलती कर दी। चलिए देखिए, टॉपर भी गलती कर देता है बेटा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि टॉपर इतने संभल के बातों को लिखता है कि अगर उसने गलती करी है एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देता है जिससे वो गलती उसकी छुप जाती है। आया समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ये निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप बनाते हैं और ये उच्च क्वाथी एजियोट्रॉप का बनाते हैं। चलिए, विलय विलायक अनुजन्य क्रिया का मान विलय विलय और विलायक विलायक से कम होता है। मतलब कि जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो जो अनुजन्य क्रिया का मान होगा बेटा वो विलय विलायक से, विलय विलय और विलायक विलायक से कम होता है, लेकिन यही ये अधिक हो जाता है। चलिए इसके उदाहरण देखिए, ये है क्या 1 2 3 प्रोपेनॉन और क्या है CH2, और यहाँ पर CH3Cl, और यहाँ पर प्रोपेनॉन का जो मिक्सचर होगा बेटा वो क्या होगा, ऋणात्मक मिक्सचर होगा, और यहाँ पर धनात्मक का मिक्सचर होगा या फिर बोले तो मिश्रण होगा। चलिए अब क्या बोल रहा है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि डेल्टा TF समानुपाती होता है किसके, छोटे मतलब कि मोललता के।
अब बताइए कि जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, एक स्थिरांक लगाऊंगा, और इसी स्थिरांक को बेटा हम क्या बोलते हैं, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब मैं मानता हूं, जैसे मैंने माना, मैं यहां लिखता हूं कि माना छोटा m बराबर 1, मैंने लिया मोलर 1। अब यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ, मान रख देता हूँ, डेल्टा टीएफ हो जाएगा KF, क्योंकि m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ आप परिभाषित कर सकते हैं कि एक मोलर हिमांक में अवनमन ही मोलर स्थिरांक अवनमन होता है, या फिर अपन हिमांक अवनमन स्थिरांक भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको नहीं आया, क्या लिखेंगे कि हिमांक स्थिरांक हिमांक अवनमन स्थिरांक बराबर क्या लिखेंगे कि किसी विलयन में हिमांक में अवनमन ही मोलर अवनमन स्थिरांक होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मोलर हिमांक अवनमन में संबंध प्रदर्शित करने के लिए सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप ये हमने लिख लिया। अब आपको पता है डेल्टा टीएफ होता है, डेल्टा टीएफ होता है बेटा केएफ इंटू एम। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डेल्टा टीएफ केएफ इंटू एम। एम क्या है, मोललता, मोललता को आप लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ केएफ, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान बड़े बटे, या फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट सीधा लिखते हैं मोल की संख्या, क्या लिख सकते हैं, मोल की संख्या बटे क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब विलायक के द्रव्यमान के लिए डेल्टा टीएफ, अब अपने हिसाब से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कभी आपसे पूछ सकते हैं विलायक का द्रव्यमान पूछ सकते हैं, या आपसे केएफ पूछ सकते हैं, डेल्टा टीएफ पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा का साइन लगा लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, क्या होता है, ताप में अंतर ही यहाँ पर लिखते हैं। चलिए ये आपने देख लिया। अभी देखिए विलयन की मोललता, पहले इसने फॉर्मूला लिखा, फिर इस फॉर्मूले को बेटा इसमें रखा, सूत्र में रखा, उसके बाद ही इसने क्या किया, व्युत्पत्ति की। चलिए आगे ये देखिए डेल्टा टीएफ, फिर यहाँ पर इन्हें मोललता का क्या रखा, फॉर्मूला रखा, और फिर डेल्टा एमबी, एमबी क्या है, ये द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है विलेय का, विलेय का द्रव्यमान, और फिर इसने सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पकड़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक पेयजल में सैंपल क्लोरोफॉर्म CH Cl3 सहित अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये माना ये कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन वो होते हैं बेटा जो कैंसर को हमारे बॉडी में लाते हैं। जैसे वो मान लो कोई बीमार हो गया, मैं मलेरिया, मेरे को टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड के लिए कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया क्या होगा, जिम्मेदार होगा। उस तरह कैंसर को कॉज करने के लिए कार्सिनोजन जिम्मेदार होते हैं। इन अशुद्धियों का लेवल 15 ppm, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि 10 की घात 6 या 10 की घात 6 में 15 अणु। सोच रहे हो आप, 10 की घात 6 में 15 अणु कितने हानिकारक। ठीक है, तो 10 की घात 6 में 15 अणु, ठीक है, द्रव्यमान की दृष्टि से था, तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाइए। हमें क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाना है। तो आपको पता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, बस आप द्रव्यमान प्रतिशत के फॉर्मूले में क्या रखेंगे, 15 बटे 10 की घात 6 इंटू 100, 1 2 गया, और यहाँ पे 4 आ जाएंगे। अब क्या करें, बस यहाँ पर रखें कि 15 इंटू 10 की घात -4। आप इसको 1.5 इंटू 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं। ये हमने द्रव्यमान प्रतिशत के उसमें भी दर्शा दिया, ये आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, जल के इस नमूने को क्लोरोफॉर्म मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता तो इतने बार कर लिया बेटा कि आपको फॉर्मूला याद है, बस मास दिया हुआ है कि 15, और अपने को CHCl3 निकाल लेंगे और डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। चलिए ये देखिए, क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान इंटू 100 बटे कुल द्रव्यमान, 15 बटे 10 की घात 6, 100 काटा पीटा और आंसर आ गया। चलिए वही मोलरता का फॉर्मूला इनने लिखा, मोलरता का फॉर्मूला लिखा, और सारी वैल्यू दी हुई थी, सारे मान दिए हुए थे,
रखा, सॉल्व किया और आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको भी करना है। बस इस बात का याद रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो क्या रखना है, हमें दिया गया है ऐसे पहले मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा पेज है और पेज में बेटा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा दिया गया है। ठीक है, फिर आप यहाँ लिख दीजिए जो भी वैल्यूज दी हुई है, फिर नीचे बेटा फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले को डब्बे में बंद करिए। जितना साफ सुंदर लिखेंगे बेटा उतने ज्यादा अंक आपको मिलने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 298 केल्विन पर CO2 का जल में हेनरी नियम स्थिरांक 1.67 की घात 8 पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में CO2 की मात्रा गणना कीजिए, जबकि इसे 298 केल्विन एवं 2.5 एटीएम दाब पर CO2 को भरा गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमें मोल निकालना है। अब आपको ये देखिए हेनरी के नियम का पता है कि P बराबर KH इंटू एक्स, एक्स क्या है मोल अंश, क्या है मोल अंश है। अब आपको पता है P दिया हुआ है, KH दिया हुआ है, मोल अंश निकाल लेंगे और मोल अंश का आपको फॉर्मूला पता है, CO2 का मोल अंश निकालना है तो CO2 का मोल बटे कुल मोल निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बेटा आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ध्यान से करना ही कर। चलिए दोस्तों, अब जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर विद्युत रसायन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं और बेटा पैटर्न समझते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है कि आपको पूरे मार्क्स मिले। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वो एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, ये धातु दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि हमें कैसे क्रमशः अरेंज करना है बेटा, और वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है उसमें मानक उपचयन विभव के बारे में दिया होता है। अब हमें मानक उपचयन विभव के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। तो जब आप मानक उपचयन विभव के हिसाब से अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। अब आपको बेटा अगर इस आंसर याद करना है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको विद्युत रसायन श्रेणी याद ही होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो आपको इस तरह के सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरी कहानी लिखी हुई है कि मानव उपचयन विभव तुलनात्मक रूप से क्रम कम होंगे वह ज्यादा सक्रिय होंगे। ठीक है, जिसमें विभव कम होगा वो ज्यादा सक्रिय होंगे। ऐसे सवालों को आपको रासायनिक श्रेणी के हिसाब से आपको याद करना ही है और सॉल्व करना ही है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रोड विभव विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के विभव के बीच के जो अंतर होता है उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और बेटा ये 2 नंबर में अगर आएगा तो आपको 30 से 35 शब्द लिख के आने हैं। 30 से 35 शब्द लिख कर आएंगे तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सर 30 से 35 शब्द कुछ मत लिख के जाना, 30 से 35 शब्द आपको क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, 30 से 35 शब्द आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिखने हैं तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब क्या बोल रहा है आगे, आगे अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एक न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपका ये कॉपी का पेज है, इस कॉपी के पेज में ये आपकी मार्जिन लाइन है और एक लाइन ऊपर बनी होती है। तो सबसे पहले लिखने के लिए आप यहां डालिए आंसर और लिखिए गिवन। ठीक है, और मतलब यहाँ पे लिख दीजिए दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ देख ले पढ़ते हैं, एक चालकता सेल जिसमें अब दिया हुआ है मोलरिटी, मतलब मोलरता दी हुई है, तो लिखिए m बराबर 0.001 m, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब जो है लिख दीजिए प्रतिरोध, मतलब R बराबर दिया हुआ है 1500 ओम। अब जब इस तरह आप लिखेंगे बेटा और जाके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे और फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे तो आपको 2 में से 2 अंक पूरे मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा तो हो सकता है मास्टर जी आपके कुछ नंबर काट ले। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। और दूसरी बात कि ये न्यूमेरिकल सवाल याद ही होने चाहिए। अगर न्यूमेरिकल सवाल के फॉर्मूले याद नहीं है तो आपका आंसर नहीं आता। इसलिए किताब में दिए हुए
सारे फॉर्मूले याद ही होने चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में इन्हें सेल स्थिरांक पूछा है, क्या पूछा है? सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? जी डैश बराबर कप्पा बटे जी, मतलब कि कप्पा बटे चालकता। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद था तो इनने फटफट आंसर निकाल दिया। ये आपने देख लिया होगा और कैसे इसे सॉल्व करना है ये भी देख लिया। ठीक है, चलिए अब जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को समझते हैं। और हमें जो है बेटा ये देखना है, हमें आपके लिए ये सिर्फ कॉपी के आंसर्स में इसलिए लेकर आया हूं कि आपको समझ में आए, क्योंकि आपको तो पता है, आपको पता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको लिखना कैसे। ठीक है, इसलिए बेटा मैं आपके लिए ये सब लेकर आया हूं जिससे आपको समझ में आए और आपको बहुत आसानी हो, जिससे आपके पूरे नंबर हाफ ईयरली एग्जाम में आ सके। क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिखना कैसे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव वो विभव है जिससे हम दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव नाप सकते हैं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव ने हमने हाइड्रोजन को चुना है और हाइड्रोजन को चुनने के साथ साथ हमने जो है बेटा उसका मान भी हमने मान रखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान हमने 0 माना है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा और ये पूरी चीजें पढ़िए और देखिए बच्चे ने कितनी साफ सुथरी राइटिंग में लिखा है। अगर मैं कॉपी चेक करने वाला हूँगा तो इसको पूरे 2 में से 2 नंबर दूंगा। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है हमारे पास? आगे का प्रश्न है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? अब पता है आपको कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बटे किसी इलेक्ट्रोड का क्या? एरिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक बोलते हैं। ये तो आपको पता है, लेकिन आपको लिखना कैसे? क्या लिखना है? किसी चालकता सेल में इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L तथा किसी एक इलेक्ट्रोड का अनुप्राथ क्षेत्रफल, ठीक है, और उनका अनुपात सेल स्थिरांक होता है क्या? L बटा A। आपको पता है L क्या है? दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और A क्या है? क्षेत्रफल है किसी एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये तो आपको पता है, इसे सेल स्थिरांक कहते हैं। लेकिन आप साथ में देख सकते हैं, और बेटा अगर किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला है, देखिए इस बच्चे ने फॉर्मूला भी लिखा है, तो देखिए इस बच्चे ने फॉर्मूला भी लिखा है, तो इसको पूरे नंबर ही मिलेंगे। आपको मैं यही बोल रहा हूं कि आप अगर किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला है तो उसे डब्बे में बंद करके x बराबर L बटा ए कितने सुंदर तरीके से लिखा है, और साथ में बेटा इसका मात्रक भी लिख दीजिए। जिससे क्या होगा, अगर आपने कुछ एक दो शब्द ऊपर नीचे लिखे हैं तो टीचर जो है फॉर्मूला और मात्रक के हिसाब से आपको थोड़े ज्यादा नंबर। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है और पैटर्न पकड़ना है बच्चों कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। मेरा मकसद यही है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए और साथ ही साथ आपको कैसे एग्जाम में लिखना है उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, Zn 2Ag प्लस Zn 2 प्लस और 2Ag, ये एक अभिक्रिया दी हुई है और इसमें हमें सेल को दर्शाना। अब क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक अवशेषित होगा, है ना? अब आपको पता है ऋणात्मक अवशेषित मतलब किसके बारे में पूछ रहा है? वो एनोड के बारे में पूछ रहा है। अब आप पता लगाएंगे कि कैसे इसमें जो है एनोड कौन होगा। अब आपको पता है कि एनोड वो होते हैं जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो आप पता लगा लीजिए। यहां पर देखें आप तो जिंक, Zn क्या है? जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये एनोड है और एनोड क्या हो जाएगा? जिंक एनोड हो जाएगा सर। चलिए अब क्या बोल रहा है? सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? विद्युत वाहक। ठीक है, चलिए प्रत्येक इलेक्ट्रोड होने वाली अभिक्रिया को बताइए। अब बोल रहा है एनोड और कैथोड पर इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को समझा दीजिए। ये देखिए अब इस बच्चे ने कितने सुंदर और कितने साफ तरीके से अभिक्रियाएं बताई हैं। देखिए तो इसने लिखा है एनोड पर ये जिंक वाली रिएक्शन हो, क्योंकि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर क्या होता है? उपचयन होता है। तो ये देखिए एनोड पर और नीचे अपचयन अभिक्रिया लिखी है, और साथ में ब्रैकेट में ये भी लिख दिया कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर अपचयन हो रहा है।
तो ये आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर और कितने शानदार तरीके से बच्चे ने आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि जल की मोलर चालकता ज्ञात करने का एक तरीका कि आप मोलर चालकता ज्ञात करने का बहुत सारे तरीके आपको पता है, उन सारे तरीकों में आप एक तरीका हमें बता दीजिए। तो ये आपने बताया भाई कि जब मोलर चालकता वाटर का लिखेंगे तो मोलर चालकता क्या H+ और मोलर चालकता OH-। ठीक है, अब जो है मैंने क्या करा, एक HCl लिया और NaOH की मोलर चालकता को जोड़ दिया। जब H+ और NaOH की मोलर चालकता को जोड़ेंगे बेटा तो ये एक एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो जब एसिड बेस अभिक्रिया होती है, जब भी एसिड बेस अभिक्रिया होती है तो क्या निकलता है, पानी निकलेगा और लवण निकलेगा। अब लवण की मोलर चालकता को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा किसकी मोलर चालकता, पानी की। आया समझ में आप लोगों को? तो यही हुआ बेटा कि हमने एक एसिड लिया और एक बेस लिया, तब दोनों की मोलर चालकता को जोड़कर और लवण की चालकता को माइनस कर देंगे तो बची हुई चालकता किसकी होगी, पानी की। आया समझ में? यही इस बच्चे ने बहुत ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब जो है यहाँ पर आप जो है HCl और NaOH लिखा हुआ है, आप कोई और दूसरे एसिड बेस ले सकते हैं और जो भी एसिड बेस ले रहे हैं उसके लवण को माइनस कर देंगे, बची हुई चालकता पानी की हो जाएगी। आया समझ में आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में ध्यान देते हैं। अब बोल रहा है लवण सेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि लवण सेतु क्या होते हैं और उसके दो कार्य लिखिए। वो यहाँ पे आपसे 2 नंबर में भी यहाँ से पूछ सकते हैं, वो यहाँ से लवण सेतु हटाकर ये बोल सकते हैं कि लवण सेतु के 2 कार्य लिखिए और 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, चलिए एक बात और कि जब भी बेटा आपसे पूछा जाए 2 कार्य लिखिए तो आप 3 कार्य पूछिए। क्यों सर? इसलिए बेटा कि आप जो है हो सकता है कि 1-2 कार्य में उल्टा ऊपर नीचे थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हैं। जो तीसरा कार्य होगा बेटा अगर हमने पूरा सही लिखा तो टीचर जो होंगे खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे। ठीक है, चलिए अब लवण सेतु क्या होता है? लवण सेतु बेटा 2 अर्ध सेल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, KCl तथा अगर 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 विलयन की जलेई भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहा जाता है। कि यू शेप्ड की आकार मतलब यू शेप की आकार की नली को बेटा क्या कहते हैं, लवण सेतु। जैसे मान लीजिए 2 अर्ध सेल है, यहां मानता हूं मैं जिंक है और यहां मानता हूं कि अगर क्या है, कॉपर है, तो ये दोनों अर्ध सेल को जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा, लवण सेतु। और इसमें हो सकता है KNO3 या हो सकता है Na2SO4 या हो सकता है अगार अगार या अगार अगार भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए बेटा कि इन तीनों में से कुछ भी एक हो सकते हैं और ये क्या करता है बेटा कि 2 अर्ध सेल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब जो है क्या बोल रहे हैं, कार इसके द्वारा 2 विलयन मध्य विद्युत संपर्क तथा विद्युत परिपात पूर्ण होता है। 2 अर्ध सेल के क्या होते हैं, में विद्युत परिपात बनाने की कोशिश करता है कौन, लवण सेतु। अब देखिए इस बच्चे ने भी बेटा 2 कार्य पूछे तो इन्हें 3 कार्य लिखे, इसीलिए लिखे कि अगर मेरा कोई 2 कार्य 2 में से कोई एक कार्य ऊपर नीचे होता है या आधा से ज्यादा होता है तो तीसरा कार्य क्या करेगा, मैटर संभाल लेगा। आया समझ में आपको? नहीं आया? देखिए क्या बोल रहा है, इसके कारण दोनों विलयन में आपस में मिल नहीं सकते और दोनों विलयनों की विद्युत उदासीन बनाए। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं बेटा कि अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या है। क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है और इसकी इकाई बताइए। क्या बोल रहा है, विशिष्ट चालकता क्या है और इसकी इकाई बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। विशिष्ट चालकता किसी विद्युत अपघटकों के एक घन सेमी की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कि विद्युत अपघट के एक घन सेमी की चालकता को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता बोलेंगे। इसे बेटा कप्पा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए इस बच्चे ने क्या किया कि इसकी इकाई बताने के लिए उसने सारे कर्म किए। जैसे अगर आप होते या मैं होता तो क्या करा, यही टॉपर की पहचान होती है बेटा कि अगर हमसे पूछते कि इसकी इकाई लिखिए तो हम क्या लिखते, एसआई यूनिट। क्या लिखते, एसआई इकाई विशिष्ट चालकता क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपन लिख देते। लेकिन इस बच्चे को देखिए और टॉपर
ये होता है बेटा टॉपर, जिसने क्या करा, पहले फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूला का क्या करा, उसको विस्तार में लिखा, उसकी यूनिट निकाली और फिर जाकर उसने अंत में इकाई लिखी। तो इस बात को याद रखना बेटा आपको भी कि आप सिर्फ परिभाषा लिखकर उसकी इकाई ना लिखें, सिर्फ और सिर्फ साथ में फॉर्मूला लिखें और फॉर्मूला को तोड़ें और फिर उसकी इकाई निकालें, उसके बाद जो है बेटा आंसर लिखें, तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। आया समझ में? तो याद रखिएगा विशिष्ट चालकता क्या होती है और इसकी इकाई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है किसी विलयन की प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता किसी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध लंबाई की दूरी और के समानुपात तथा अनुप्रास के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L बटा A। बस सिंपल है कि प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा, कि आपको पता है प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, L बटा A के, आपको ये पता है। अब आप क्या करेंगे कि जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे और उसको बोलते हैं रो। रो इज इक्वल मतलब R इक्वल टू रो इंटू L बाय A। और ये रो जो ही है बेटा, ये जो रो है यही है क्या, प्रतिरोधकता। क्या है ये रो, क्या है, प्रतिरोधकता। आया समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? चलिए, तो इस बात को याद रखिएगा कि R जो होता है समानुपाती होता है L बटा A के, और अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे स्थिरांक लगाएंगे रो, और हम क्या करेंगे, रो बराबर लिखेंगे R L बाय A, लिखेंगे R इंटू L बटा, यही होता है बेटा प्रतिरोधकता। चलिए अब जो है देखिए इस बच्चे ने कितनी शानदार तरीके से लिखा है कि पहले उसका रो के बारे में डिफाइन करा, स्थिरांक के बारे में बताया और फिर उसने इकाई भी लिखी, है ना। और मैं होता या आप होते तो आप इकाई नहीं लिखते, और यही है टॉपर की पहचान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझेंगे और जानेंगे। अगला प्रश्न है बेटा, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? क्या तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तुल्यांकी चालकता बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट या बोले तो 1 ग्राम तुल्यांकी में उपस्थित आयनों की चालकता को क्या बोलेंगे बेटा, तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। क्या याद रखिएगा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में एक शब्द का अंतर है कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है कि विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों, और ये आयन किसमें होने चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक में होना, लेकिन मोलर चालकता में ये 1 ग्राम तुल्यांक की जगह 1 मोल लगा देंगे तो ये मोलर चालकता हो जाएगी। अब इस बात को याद रखिएगा कि तुल्यांकी चालकता क्या से कहते हैं, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो ग्राम तुल्यांक की विद्युत अपघट्ट के V मोल में विलय करने से उत्पन्न होती है। आया समझ में कि 1 ग्राम तुल्यांकी में उपस्थित आयनों की चालकता का योग क्या होगा बेटा, तुल्यांकी चालकता कहलाएगा। चलिए इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी देखिए लेमडा इक्यू के इंटू वी। अब वी क्या है, वी जो है आयतन को दिखा रहा है और के क्या है, कप्पा है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? तो सी के क्या है, विशिष्ट चालकता है, और सी ग्राम मतलब कि तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं में विलय है, और 1 ग्राम तुल्यांकी मतलब कि 1000 सेंटीमीटर इनवर्स और सी क्यूब में विलय हो। ठीक है, चलिए ये हमने देखिए, और जो है बेटा ये आप बहुत ध्यान पूर्वक समझिए और जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर रखिएगा। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि आणविक चालकता। क्या बोल रहा है, आणविक चालकता किसे कहते हैं? किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल, ये देखो आ गया। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या फर्क है, कि तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम तुल्यांकी में उपस्थित आयनों की चालकता क्या होगा बेटा, तुल्यांकी होगा, लेकिन 1 मोल में उपस्थित आयनों की चालकता क्या होगा बेटा, आणविक चालकता होगा। याद रखिएगा कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में आपसे अंतर भी वो पूछ सकते हैं।
ठीक है, चलिए तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले से बेटा यहां से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं? यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। याद रखिए मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। ठीक है, चलिए अब जो है इकाई भी याद रखिएगा इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए अब जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलेगा समझते हैं उसको। अगला प्रश्न बोल रहा है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? सेल स्थिरांक किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है? अति इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि सेल स्थिरांक अभी देख कर आए कि किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L और किसी एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक बोलते हैं। और बेटा इस विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच संबंध जो है आप यहां से देख सकते हैं कि कैसे इस बच्चे ने साफ सुंदर राइटिंग में व्युत्पन्न किया है सेल स्थिरांक और चालकता के बीच की संबंध। ठीक है, चलिए अब जो है देख लीजिए R इक्वल टू रो L बाय ए, फिर मतलब R इक्वल टू R समानुपाती L बाय ए, समानुपाती का साइन उठाया रो L बाय ए लिखा। ठीक है, फिर L बाय ए तो पता है आपको सेल स्थिरांक होता है तो इसको x से बता दिया। अब R बटा रो और फिर जो है उसने डेरिवेशन किया और जो है पूरा संबंध उसने स्थापित किया और आदमी लिखा, अंत में लिखा कि विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक इनटू चालकता। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। आगे आ रहा है विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर बताओ। कि गैल्वेनिक सेल और अंग्रेजी में तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में उसने अंतर पूछा है। तो आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को बेटा लाइट एनर्जी में बदलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो कैसा होता है, ऋण ध्रुव होता है, लेकिन एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में धन ध्रुव होता है। याद रखिएगा कि एनोड और कैथोड यहाँ पर थोड़े से उल्टे होते हैं कि यहाँ पर एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन बेटा विद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कैथोड जो है वो नेगेटिव होगा। ये बहुत मेन अंतर है, वो कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बच्चे ने 3 नंबरी प्रश्न में देखिए 5 अंतर लिखे, 6 अंतर लिख दिए है ना, लेकिन कायदे से अगर 3 आ रहे हैं तो आपको 4 अंतर लिखना है। क्या करना है आपको, 4 अंतर लिखना है और 4 अंतर सही साथ लिखना है। जिससे क्या होंगे कि अगर आपका एक अंतर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो जो चौथा अंतर होगा वो अगर सही हुआ तो आपके टीचर आपको पूरे मार्क्स देंगे। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे किसी बच्चे ने कितनी सुंदर साफ राइटिंग में आंसर लिखा है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगर आपको देखना ही है क्या आंसर लिखा है, वीडियो पॉज करके, इसलिए मैं साइड हो गया हूं कि आप वीडियो पॉज करके आप सही आंसर देख सकते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 5 स्टार क्वेश्चन, जितने स्टार लगाओ उतने कम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो फराडे जी ने ये बोला कि जितने ही ज्यादा विद्युत देते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रोड में डिपोजिशन होता जाएगा, मतलब कि उतना ही ज्यादा पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी। वही देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रभावित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। कि किसी इलेक्ट्रोड पर जो डिपोजिशन हो रहा है, जो जमाव हो रहा है, वो विद्युत धारा के समानुपाती है। कि विद्युत धारा बढ़ेगी तो जमाव बढ़ेगा। ठीक है, ये देखिए W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते समानुपाती किसके, IT के, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ZIT हो जाएगा और Z जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांकी। ठीक है, ये आपको याद रखना ही रखना है। बाकी आप द्वितीय
नियम भी देख सकते हैं। दोनों नियम लिखने बहुत जरूरी हैं। अगर उनसे पूछे कि आपको सिर्फ प्रथम नियम लिखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रथम नियम लिखना है। लेकिन अगर आपसे दोनों नियम पूछा है या फिर बोला ही नहीं है कौन सा नियम लिखना है और 4 नंबर में पूछा है तो आपको दोनों नियम लिखकर आने हैं। लेकिन अगर उसने 2 अंक में पूछा है तो आप एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मुख्य जो है बेटा वो प्रथम नियम है, बाकी इसको ही थोड़ा बढ़ा करके द्वितीय नियम बताया गया है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बेटा कोलरास का नियम और इसके 2 अनुप्रयोग लिखें। कोलरास का नियम ये बोलता है बेटा कि जब अनंत तनुता पर मोलर चालकता दोनों मान की योग है, जिसमें एक मान धनायान पर तथा दूसरा मान ऋणांक पर निर्भर करता है। ये बोल रहा है कि अनंत तनुता पर किसी विलयन में उपस्थित आयनों का तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता का मान या फिर बोले तो योग के बराबर होता है। आया समझ में कि नहीं आया? इतनी बात याद आई कि नहीं आई? याद रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या बोला कोलरास बोला कि अनंत तनुता पर विलयन में उपस्थित आयनों की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का योग जो है वो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर, ये हमारे कोलरास जी ने बोला था। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी कहानी जो है यहाँ ने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। NaCl के अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता क्या होगी, तो Na अनंत तनुता पर Na की चालकता और Cl की चालकता। अब देखें आप तो यहाँ पर जो है इस बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी। ये देखिए यहाँ गलती क्या कर दी इसने कि यहाँ पर जो है इसने 2 लिख दिया, लेकिन क्या जब NaCl टूटेंगे तो Cl के 2 आयन निकलेंगे, एक ही आयन निकलेगा, क्या होगा Na पॉजिटिव और Cl। ठीक है, चलिए अब जैसे BaCl3 तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या होगा कि एक बेरिलियम का आयन निकलेगा और 2 क्लोरीन के आयन निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है इसके 2 अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। पहला अनुप्रयोग जो है बेटा वो दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का निर्धारण करने में मदद करती है। क्योंकि प्रबल जो अपघट होते हैं बेटा उनकी मोलर चालकता निकालना आसान है, तुल्यांकी चालकता निकालना आसान है, लेकिन जो दुर्बल अपघट होते हैं बेटा उनकी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता निकालने में थोड़ी सी परेशानी आती है, इसीलिए कोलरास जी ने इसका हल किया था। दूसरा क्या है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी जो है कोलरास लॉ का यूज करते हैं। याद रखिए वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता या अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का अनुपात जो है बेटा वो वियोजन की मात्रा का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है उसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बेटा कि विद्युत रासायनिक सेल और उसकी क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। विद्युत रासायनिक सेल अभी हमने देखा, मैं आपको डेनियल सेल शॉर्ट में समझा देता हूँ। डेनियल सेल होता है बेटा कि एक पात्र में हमने क्या लिया, जिंक लिया, मतलब ये विलयन और विलयन है बेटा ZnSO4। एक दूसरे पात्र में हमने बेटा CuSO4 लिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, Cu मतलब कॉपर की रॉड डालेंगे, ठीक है, और जो है बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, जिंक की रॉड डालेंगे। इसकी रॉड जिंक। अब जो है जिंक की रॉड डालने के बाद हम इन दोनों को एक गैल्वेनोमीटर की मदद से जोड़ देंगे और साथ ही साथ बेटा हम क्या करेंगे, एक यहां पर U आकार का लवण सेतु भी लगाएंगे। ये हमने डेनियल सेल बना दिया। अब क्या होगा बेटा, ये डेनियल सेल क्या करेगा कि यहां पर जो है, यहां पर क्या होगा कि जो ये यहाँ जो ये सॉल्यूशन यहाँ पर तो विलयन है, इस पे क्या होंगे, इस पे दूसरा कलर ले लेता हूं यहाँ से, ये वाला। ठीक है, यहां पर जो है Zn2 पॉजिटिव आएगा Zn2 पॉजिटिव। अब ये Zn किस में बदलेगा, Zn बदलेगा Zn2 पॉजिटिव में, इसमें Zn2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा।
अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बेटा, वो क्या करेंगे, इस लवण सेतु की मदद से जाएंगे कहां पर, CuSO4 वाले विलयन में। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो ये कॉपर क्या करेगा, यहां से ये यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव जो ये विलयन में Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और जो है इस इलेक्ट्रोड में चिपक जाएंगे और कॉपर का क्या होगा, जमाव होने लगेगा। आया समझ में? तो धीरे धीरे करते ये जिंक की रॉड पूरी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे करते ये कॉपर की रॉड और मोटी हो जाएगी। ठीक है, यही है बेटा डेनियल सेल और यही है इसकी क्रियाविधि। ठीक है, और बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अब जो है इसकी थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस के बारे में भी जान लेते हैं कि एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। ठीक है, और ये पूरी फुल सेल रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया। आगे हमसे उनने पूछा है, आगे हमने उनसे पूछा है कि 7.0 10⁻⁻25 मोल लीटर इनवर्स मेथनोइक अम्ल की चालकता 4.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है कि उसकी वियोजन मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक की परिकलन कीजिए। अब आपको वियोजन मात्रा का फॉर्मूला अभी बताकर आया, तो आप बस फॉर्मूले में आंसर रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। और आपको पता है कि KC अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये बेटा कक्षा 11वीं का क्या है, सूत्र है जो आपको याद ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, आज ही अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जहां से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आप ध्यान पूर्वक लिख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे इन्हें सॉल्व करा है। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर आ गया। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक बलकिति। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दर निर्धारक पद को समझाइए। कि दर निर्धारक पद क्या होते हैं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सबसे जो स्लो स्टेप होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया है जिसमें बन रहा है A से D। अब A से D में A से B बना, B से C और फिर से C से क्या बना, D बना। अब ये अभिक्रिया 3 चरणों में हो रही है और जो A से B बनने वाली स्टेप है वो सबसे क्या है, धीमी है, मतलब सबसे क्या है, स्लो है। जब ये सबसे स्लो है तो यही क्या हो जाएगी, दर निर्धारक पद, है ना। जो सबसे धीमी अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, दर निर्धारक पद बोलते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। अभिक्रिया की दर निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद से होता है। आज समझ में कि बहुत सारे चरणों में हो रही है और ऐसा चरण जिसमें सबसे धीरे गति से अभिक्रिया हो रही है उसे हम नर देते हैं, दर निर्धारण पद बोल देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एक अभिक्रिया की कोटि शून्य है। क्या बोल रहा है, एक अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य है। क्या इसकी आणविकता शून्य हो सकती है, नो, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आणविकता मतलब होता है बेटा, आणविकता मतलब होता है कि किसी समय पर अणुओं का टकराव। जैसे मान लीजिए कोई समय पर कोई अभिक्रिया हो रही है, किसी समय पर अणुओं का टकराव जो होता है बेटा वो क्या बोलते हैं, उसको आणविकता बोला जाता है। ठीक है, तो कोटि शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर निर्धारण नहीं करती, ये अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्धारित होती है। लेकिन आणविकता जो होती है वो अभिक्रिया के अणुओं की संख्या पर निर्धारित, इस पर निर्धारित करता है, अणुओं की संख्या पर निर्धारित करता है। इसलिए कोटि शून्य हो सकती है लेकिन आणविकता शून्य नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है, विशिष्ट अभिक्रिया दर वो दर होता है बेटा जब लिए गए अभिकारक की सांद्रता क्या हो बेटा, बराबर होगी। तब क्या होगा कि जो दर प्राप्त होगी उसको हम विशिष्ट अभिक्रिया दर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखने के साथ साथ हम इसको
अभिक्रिया की दर के द्वारा भी समझाएंगे तो हमें 2 नंबर के पूरे संभावना है। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, छद्म एक आणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। छद्म एकाणु अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना है हमें। अब बेटा छद्म एकाणुक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अणु संख्या 2 होते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाते हैं तो उसकी कोटि 1 आती है। ठीक है, तो देखने में तो यूं लगता है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वो होती क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसका एग्जांपल है बेटा सुक्रोज। क्या सुक्रोज जब हम तोड़ते हैं बेटा, जब इसका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो हमें देखने में लग रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए इसीलिए बेटा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सूडो यूनिमोलिक्यूलर। सूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि गलत। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोल रहा है, तापमान गुणांक किसे कहते हैं। तापमान गुणांक उसे कहते हैं बेटा जब हम किसी भी अभिक्रिया को 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है, उसे हम तापमान गुणांक कहते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में केवल ताप 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना या 3 गुना हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब ये देख लीजिए, आप दर गुणांक का फॉर्मूला देख लीजिए, केटी प्लस 10 डिग्री बटे केटी पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना या 3 गुना दर बढ़ जाएगा। केटी मतलब क्या, कि टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मान लीजिए कि 10 मिनट की रिएक्शन है, कोई रिएक्शन 10 मिनट तक हो रही है, तो हो सकता है कि अगर 3 मिनट पर टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, कितना है 35, तो अगर मैं 10 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, लेकिन अभिक्रिया का दर बेटा 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, तापमान गुणांक से बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे वाली रिएक्शंस के बारे में जानते हैं या क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। क्या बोल रहा है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखिए। क्या, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में हमें 4 अंतर बताना है। तो आपको पता है कि जो आणविकता होती है बेटा, वो हम रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि को हम रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते। इसलिए बेटा ये बोला था ये केवल एक सैद्धांतिक पद है। कैसा है, सैद्धांतिक पद है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब आणविकता बताती है कि आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या होता है, आणविकता कहलाती है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या नहीं, सांद्रता पर निर्भर। याद रखिएगा, यही एक अंतर है बेटा कि अब आणविकता और कोटि में यही अंतर है कि इसमें अणुओं की संख्या देखते हैं, लेकिन इसमें अणुओं की क्या देखते हैं, सांद्रता देखी जाती है। ठीक है, ये हमेशा पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 में ही पाया जाएगा, लेकिन ये कैसा, डेसिमल या फ्रैक्शन में भी हो सकता है कि 2.5 3.5। ठीक है, चल अब जो है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, और भी एक आणविकता का एक बहुत इंपॉर्टेंट कि ये शून्य नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन कोटि जो होती है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, ये एक अंतर था, मैंने आपको ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, तो अब आपको डेरिवेशन आना चाहिए कि ये देखिए, ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से हम बेटा ये वाला डेरिवेशन करेंगे और निकालेंगे अंततः कि T½ बराबर 0.693 बटे के, और ये बताएंगे कि कहीं से कहीं तक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हाफ लाइफ तो अर्ध आयुकाल प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है।
ठीक है, चलिए ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया। और बेटा मैं साइड हट रहा हूं इसीलिए कि आप देख पाए कि कैसे बच्चे ने कितने साफ, सुंदर और सुशील राइटिंग में लिखा है। तो आपको भी ये देखना है और जो है साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है। चलिए अब क्या है बोल रहा है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक k का मात्रक लिखिए। अब आपको पता है कि अभिक्रिया कोटि अभी मैंने बताया, किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के अणुओं की संख्या है जिनसे सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। आया समझ में आप लोगों को? अब क्या बोल रहा है, दर स्थिरांक का मात्रक बताना है, हमें k की वैल्यू बतानी है। दर स्थिरांक k बराबर होता है अभिक्रिया का दर बटे सांद्रता। ठीक है, अब जो है हम एक फॉर्मूला निकालते हैं यहां से, शून्य कोटि की अभिक्रिया के मात्रक के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड और सांद्रता हमने निकाली, सांद्रता 0, 0 मतलब 1। अब अगर आप यहां देखें तो यहां पर जो है अभिक्रिया के दर के लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और सांद्रता के लिए क्या होता है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये मोल से मोल गया, लीटर से लीटर गया, और बता क्या सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की मात्रक सेकेंड इनवर्स हो गया, और द्वितीय कोटि के लिए सांद्रता को डबल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो सांद्रता मोल लीटर इनवर्स। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको याद ही होना चाहिए, और ये फॉर्मूला भी याद ये फॉर्मूला भी याद होना ही होना चाहिए आप लोग। ठीक है, और बेटा कभी कभी वो क्या करते हैं, इस मात्रक से एक नंबर के भी सवाल पूछ लेते हैं, तो उनको भी याद रखना चाहिए आपको कि क्या करेंगे, बोल देंगे बताओ इनमें से कौन सा प्रथम कोटि का मात्रक है। दर स्थिरांक का प्रथम कोटि की दर स्थिरांक का मात्रक है, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको मैच करके बताना पड़ेगा। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या सवाल है हमारे पास, आगे सवाल नहीं है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात कि रासायनिक बल की थी से बेटा आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उनने दे दिया भाई कि 10 मिनट में इतनी सांद्रता थी, शुरुआत में इतनी सांद्रता थी, तो इसका टाइम बताइए। ये टाइम दे दिया तो पूछ सकते हैं 99% इतने घंटे में खत्म हुआ, तो 1% कितने घंटे में खत्म होगा, 75% इतने में हुआ तो 80% कितने में होगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन सवालों की प्रिपरेशन भी आप करिएगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लिया क्या? आधा ही था? अरे अरिविहान आपको हाफ ईयरली की आधी तैयारी थोड़ी कराएगा, हम कराएंगे आपको हाफ ईयरली की पूरी तैयारी, जो कि मिलेगी आपको अरिविहान एप्लीकेशन पर। वहां पर नोट्स, टाइम टेबल, प्रैक्टिस टेस्ट तो मिलेगा ही, मैथ्स की फॉर्मूला शीट, केमिकल के रिएक्शन बुकलेट और बायोलॉजी के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके हमने बनाया है हाफ ईयरली का बेस्ट कोर्स, जो आपको मिलेगा 100% फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरिविहान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हाफ ईयरली की तैयारी में लग जाइए।